दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ हुई हिंसा के मामले में अफवाह फैलाने वाले दर्जनों लोगों के खिलाफ बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। कई लोगों को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। यह बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई सूचना के मुताबिक तमिलनाडु बिहार के निवासियों के साथ हिंसात्मक घटनाओं से संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित असत्य, भ्रामक एवं उन्माद फैलाने वाले वीडियो एवं पोस्ट पर जांच के बाद कांड दर्ज किया गया है। जब बिहार पुलिस ने कहा है कि आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को तमिलनाडु राज्य में प्रवासी बिहार के निवासियों के संबंध में हिंसात्मक घटनाओं के संबंध में वीडियो प्रसारित किए जाने पर जांच के क्रम में पता चला कि जानबूझ करके सुनियोजित तरीके से भ्रामक, अफवाह जनक तथा भड़काने वाले पोस्ट, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज आदि डाल करके जनता के बीच भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए एक जरूरी अपडेट है। जब बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने 3 मार्च को बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा के ऑब्जेक्टिव पेपर की आंसर की जारी कर दी है। जब उम्मीदवारों को इस आंसर की पर आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया था। बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तय समय के बाद दर्ज आपत्ति पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में इस बार 50% प्रश्न ऑब्जेक्टिव मोड में पूछे गए थे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट biharboard.online.gov.in पर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों के खिलाफ कथित हिंसा को लेकर के आलोचनाओं का सामना करने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर पहल नहीं करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने पहले विधानसभा को ये बताने के लिए तमिलनाडु के डीजीपी के बयान का हवाला दिया था कि दक्षिणी राज्य में बिहारी मजदूरों के साथ कोई हिंसा नहीं हुई है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई वीडियो क्लिप में कथित तौर पर तमिल युवकों को बिहारी मजदूरों पर हमला करते हुए देखा गया था, जहां वे उन्हें तमिलनाडु छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हिंसा की ऐसी भी कोई भी घटना हुई है तो फिर मोदी सरकार इस पर चुप क्यों बैठा है, यह कहना है तेजस्वी यादव का। जी हां, 2 राज्यों के बीच विवाद पैदा हो रहा है, केंद्र को इसका समाधान करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जमीनी स्थिति की जांच के लिए बिहार से एक टीम तमिलनाडु भेजी गई थी, वह टीम सच सामने लाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ऑपरेशन नीति शुरू कर दिया है। जब बीजेपी ने नीतीश कुमार को लेकर के अपनी रणनीति पूरी तरीके से बदल दी है। जंगल राज को लेकर के लालू प्रसाद यादव पर हमलावर रहने वाली बीजेपी अब लगातार तीखे शब्दों में बिहार विधानसभा से लेकर के बिहार की जनसभाओं तक अपने पुराने सहयोगी नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है। जब पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार में नीतीश कुमार की छवि को बेनकाब करके उन्हें सबक सिखाने की योजना बनाई है। बीजेपी ये साबित करने में जुटी है कि सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने जंगल राज के प्रतीक लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला करके बिहार को धोखा दिया है। यही वजह है कि बीजेपी के आला नेताओं से लेकर के प्रदेश स्तर के नेताओं तक अभी लगातार और बार बार एक तरफ जहां नीतीश कुमार की छवि पर चोट कर रहे हैं तो फिर वहीं दूसरी तरफ बिहार के मतदाताओं को राजनीतिक संदेश देते हुए लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के इस नई रणनीति की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद संभाल रहे हैं। जहां अमित शाह लगातार बिहार का दौरा करके नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए बिहार की बदहाली के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जहां हाल ही में अपने बिहार दौरे के दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा था कि उन्होंने अपने जीवन में इतना झूठ बोल करके दल बदल कर करने वाला व्यक्ति नहीं देखा है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को 2 बार धोखा दिया है, लेकिन वे तीसरी बार धोखा नहीं देंगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद हैं। दोस्तों बात करेंगे कि तमिलनाडु के दौरे पर गई बिहार से 4 अधिकारियों की टीम ने वहां चेन्नई के अलावा और कई इलाके का दौरा किया, जैसे कि सेलम, ईश्वरगिरी, कृष्णगिरी, कुरुनागिरी, कोटापल्ली और कोलम इलाके का दौरा किया है।
यह रविवार को इस टीम ने बिहार के अलग अलग जिलों के से आकर के यहां रह रहे लोगों से बातचीत की और स्थिति की जानकारी ली। जब बिहार के अधिकांश लोगों ने बताया था कि यहां उत्तर भारतीय लोगों के प्रति हिंसा का कोई भी माहौल नहीं है। यह हाल के दिनों में इंटरनेट पर जो भी वीडियो वायरल हुए हैं वे गलत हैं, अफवाह की वजह से लोग डरे हुए हैं, इसलिए यहां से पलायन कर रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि BSEB की तरफ से 10वीं 12वीं क्लास के रिजल्ट का ऐलान किया जाने वाला है। जी हाँ, BSEB की तरफ से कभी भी रिजल्ट का ऐलान किया जा सकता है। इस बात की उम्मीद की जा रही है कि 12वीं क्लास के रिजल्ट का ऐलान पहले किया जाएगा, जिसके बाद ही 10वीं क्लास के परिणाम घोषित होंगे। हालांकि यहाँ इस बात पर गौर करना जरूरी है कि बिहार बोर्ड की तरफ से अभी तक BSEB 10th 12th रिजल्ट की तारीख को लेकर के किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों अब बात करेंगे कि LJP-R प्रमुख चिराग पासवान कल तमिलनाडु गए, जहां युवा नेता और जमुई के सांसद चिराग पासवान वहां रह रहे प्रवासियों से मुलाकात की। साथ ही साथ पता करने की कोशिश की कि वहां बिहारियों की हत्या और पिटाई के बारे में जो बातें सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है। जब चिराग पासवान यहां बिहार के रहने वाले लोगों से बातचीत करके जानकारी लेने के बाद मीडिया से बातचीत किया। इसके बाद ही चिराग पासवान तमिलनाडु के राज्यपाल से मिला और फिर एक ज्ञापन भी सौंपा। यह दरअसल कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में रह रहे बिहार के लोग खास करके मजदूरों पर वहां हमले हो रहे हैं। जब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वहां मजदूरों की हत्या की जा रही है, इसके साथ ही वहां से लौट रहे मजदूरों ने भी वहां बिहारियों पर हमले की बात कही है। जब साथ ही मजदूरों ने यह भी दावा किया है कि 10 से ज़्यादा मजदूरों की जान जा चुकी है अब तक। दोस्तों बात करते हैं कि वैसे तो आम धारणा यह है कि जो भाई होते हैं वे बहन की प्रेम का दुश्मन होता है। जब फिल्मों में भी भाई को बहन की प्रेम कहानी का दुश्मन दिखाया जाता है, या हॉर किलिंग की भी जो मामले सामने आते हैं उसमें भी भाई की बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन बिहार के बांका से जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें एक भाई मिसाल बन गया है। जब यहाँ एक भाई ने अपने बहन की शादी उसके प्रेमी से कराई है, जब वो भी पंचायत के सामने, जहाँ यहाँ भाई ने बहन की खुशी के लिए वह सब किया जो अब मिसाल बन गया है। जहाँ इस अनोखी शादी का गवाह बना है बांका जिले के रजौन का सुजाल कोरमा गांव। जहाँ रजौन प्रखंड के भूमिया ग्राम निवासी राकेश उर्फ बिरबल यादव के 21 वर्षीय बेटे सिंटू यादव की सुजाल कोरमा गांव की 19 वर्षीय छोटी कुमारी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जहाँ लड़का ग्रेजुएशन जबकि लड़की इंटर की छात्रा है। छोटी कुमारी का सिंटू यादव के साथ पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों छुप छुप करके मिला करते थे। छोटी कुमारी और सिंटू यादव के प्रेम प्रसंग की जानकारी जब छोटी के बड़े भाई विशाल को हुई तो फिर उसने दोनों की शादी कराने का फैसला कर लिया। जब बहन की शादी प्रेमी के साथ कराने के लिए बड़ा भाई विवाह के लिए तैयार हो गया, लेकिन घर के दूसरे लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब परिवार वाले इस शादी के लिए कतई राजी नहीं थे, लेकिन उसने परिवार के सभी लोगों को राजी कर लिया और फिर उनकी शादी करवा दी गई। ये एक मिसाल बन गया है वहाँ के लिए। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर CBI पहुंची, जब CBI की टीम सुबह ही पहुंच गई। राबड़ी देवी की से CBI पूछताछ की, लेकिन किस मामले में पूछताछ और तलाशी ली गई इसकी अभी तक पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले पर पूछताछ कर रही है। जब कुछ दिन पहले CBI ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के नाम पर दर्ज मामले में 24 जगहों पर छापेमारी की थी। आरोप है कि जिस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो फिर उस समय उनके कार्यकाल में रेलवे में नियमों को ताक पर रख करके भर्तियां की गई और नौकरियों के बदले जमीन ली गई। जब लैंड फॉर जॉब स्कैम CBI ने 23 सितंबर 2021 को प्रारंभिक जाँच शुरू की थी। जब CBI की जाँच में सामने आया है कि रेलवे की भर्ती प्रक्रिया में घोटाला हुआ है। इसके बाद CBI ने 18 मई 2022 को ये FIR दर्ज कर ली, जहाँ इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत अन्य लोगों के नाम है। जहाँ आरोप है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो फिर जॉब लगवाने के बदले जमीन और प्लॉट लिए गए थे। लालू, राबड़ी और मीसा को राउज एवेन्यू कोर्ट से समन जारी हुआ था। जब CBI की चार्जशीट पर कोर्ट ने 15 मार्च को पेश होने को कहा था। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज 7वां दिन है। कल 6वां दिन था। कल सत्र शुरू होने से पहले भाजपा विधायक जम करके हंगामा किया, जब वह बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा
नौकरी और बेरोजगारी के मुद्दे पर हंगामा किया। जहां इससे पहले 5 दिन तक सत्र के दौरान भाजपा सदन में जमकर के हंगामा किया। चौथे और 5वें दिन भाजपा विधायकों ने तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हुए हिंसा के मुद्दे को भी सदन में उठाया है। भाजपा विधायक वेल में आकर के हंगामा किया और प्रदर्शन करने लगे थे, जिसके बाद स्पीकर ने 5 विधायकों को चेतावनी दी थी। संभावना जताई जा रही है कि आज भी सदन में भाजपा हंगामा कर सकती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में वर्षों से शिक्षक भर्ती की राह देख रहे उम्मीदवारों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। जब बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जब सरकार जल्द ही बिहार में 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के तहत 3 लाख बहाली निकालने वाली है। जब ये भर्ती शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली के तहत की जाएगी। जब नीतीश सरकार की ओर से होने वाली कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली को मंजूरी दी जा सकती है। जब मंजूरी मिलते ही 3 लाख पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। या शिक्षक भर्ती की नई नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए जाएंगे, जिनमें सबसे प्रमुख है नियुक्ति प्रक्रिया से पंचायती राज संस्थानों को अलग करना। नई नियमावली के तहत पंचायतों और फिर नगर निकायों से शिक्षक नियोजन का अधिकार वापस ले लिया जाएगा। वहीं नए आयोग का गठन होगा जो कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की देखरेख करेगा। इस कदम से भर्ती केंद्रीकृत एवं पारदर्शी तरीके से पूरी हो जाएगी। नई शिक्षक बहाली नीति लागू होने के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए जिले स्तर पर केवल 1 नियोजन इकाई होगी। इसके तहत 9222 नियोजन इकाइयों की जगह केवल 38 इकाई रह जाएगी। पहले अभ्यर्थियों को कई इकाइयों के लिए आवेदन करना होता था, लेकिन अब एक बार ही आवेदन करना होगा। वहीं नई व्यवस्था में नियुक्ति की अनुशंसा नियोजन इकाई की जगह आयोग की ओर से की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में चमकी बुखार ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जब 12 जिलों के अस्पतालों से सरकार द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है। एईएस बीमारी से कई अस्पताल प्रभावित हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए बिहार के अति प्रभावित 12 जिलों के अस्पतालों में पहले चरण में जहां भी कमियां हैं उसे पूरा करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसकी रिपोर्ट 14 मार्च तक सभी जिलों के अस्पतालों मुख्यालयों को भेजनी है। इस मामले में डॉक्टर अशोक कुमार ने इन जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर के गैप असेसमेंट कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद संशोधित SOP के अनुसार असेसमेंट कार्य शुरू किया गया है। PHC, सदर अस्पताल और SKMCH में संशोधित SOP के अनुसार दवाओं के साथ ही उपकरणों की अलावा बेड की उपलब्धता, 24 घंटे 7 दिन रोस्टर पर चिकित्सक और फिर पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती समेत अन्य कई प्रकार का असेसमेंट किया जाएगा। फिलहाल राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, सारण, सिवान और गोपालगंज में गैप असेसमेंट का सर्वे किया जा रहा है। आपको बता दूं कि इस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन आ जाता है, साथ ही साथ कम गंभीर रोगियों में बुखार और फिर सर दर्द की शिकायत देखने को मिलती है, जबकि गंभीर स्थिति वाले रोगी मानसिक रूप से विक्षिप्त, कंफ्यूज्ड यानी कि किंकर्तव्य विमुंस वाली स्थिति चमकी का दौरा पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं कि तमिलनाडु में लगातार बिहारी मजदूरों पर हो रहे हमले के बीच सीतामढ़ी के भी कई मजदूर अपने घर वापस लौट आए हैं। जहां वापस सुरक्षित लौट आने के बाद मजदूरों ने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया है कि वहां लगातार बिहारी मजदूरों को मार करके भगाया जा रहा है, जिसकी वजह से तमिलनाडु से हुए लोग जान बचा करके सीतामढ़ी पहुंचे। दर्जनों की संख्या में तमिलनाडु से सीतामढ़ी पहुंचे मजदूरों ने पूरे घटनाक्रम को बयां किया। तमिलनाडु में हो रहे बर्बरता का भी जिक्र करते हुए अपनी बात को रखा। एक महिला मजदूर ने भी बताया है कि उनके 3 बच्चे हैं, जब किसी तरीके से जैसे तैसे तमिलनाडु से भाग करके वे सीतामढ़ी पहुंची। तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की खबर से सभी चिंतित है। प्रवासी मजदूरों पर हमले की सच्चाई जानने बिहार से एक उच्च स्तरीय टीम तमिलनाडु में है। जब टीम के सदस्यों ने वहां प्रशासनिक अधिकारियों, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, जहां वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कार्रवाई की बात कही है। वहीं तमिलनाडु में कथित प्रवासी मजदूरों पर हिंसा के मामले को लेकर के अब बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है, जहां इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इसे लेकर के सरकार विपक्ष आमने सामने है। जहां तमिलनाडु में मजदूरों के साथ मारपीट के मामले में बिहार की जांच टीम तमिलनाडु में है, जहां टीम तमिलनाडु के अधिकारियों से मुलाकात कर रही है। इसके साथ ही तमिलनाडु में रह रहे बिहार के लोगों से भी टीम ने मुलाकात की, प्रवासी मजदूरों के साथ बैठक की।
दोस्तों बात करते हैं कि पूरा देश होली के रंग में रंग चुका है, जहां हर जगह इसकी तैयारियां देखने को मिल रही है, जहां जगह जगह समारोह का आयोजन किया गया है। जब वहीं बिहार में भी इसे लेकर के प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है। जब साथ ही बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जब होली को लेकर के पटना के PMCH, IGIMS, NMCH पटना एम्स को लेकर के अलर्ट मोड में रखा गया है। अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं को भी पुख्ता कर दिया गया है ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, वहीं ऑन कॉल डॉक्टर भी ड्यूटी पर रहेंगे। जब सभी अस्पतालों में करीब 85 बेड की आरक्षित किया गया है। सभी अस्पतालों में करीब 85 बेड को आरक्षित किया गया है। आपको बता दो कि होली में मुख्य रूप से आंखों और फिर कानों में रंग पड़ने से होने वाली परेशानियों से पीड़ित लोग अस्पताल पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए अतिरिक्त वार्ड सुरक्षित रखे गए हैं। जहाँ वहीं होली पर इस बार पटना जिले में 500 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जहाँ ये प्रतिनियुक्ति 7-8 मार्च को जिले के सभी संवेदनशील इलाकों में होगी। दोस्तों बात करते हैं कि होली करीब आते ही बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकटों के लिए मारामारी शुरू हो गई है। जब लोग पूरे साल कहीं भी रहे, लेकिन होली के दिन अपने घर जाने का सबका ही मन होता है। जहां ऐसे में उनके पास ट्रेन से बेहतर ऑप्शन और फिर कुछ भी नहीं हो सकता। जहां होली के मौके पर ट्रेनों में होने वाली भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने कई होली स्पेशल ट्रेनें भी चलाई है। मगर इसी बीच बिहार जाने वालों के लिए बुरी खबर सामने आई है। अब उनके सामने होली पर घर जाना एक चुनौती साबित हो रहा है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार जाने वाले लोगों को ट्रेन के साथ दिल्ली से दरभंगा फ्लाइट के लिए 20,000 रुपये का टिकट मिल रहा है, जबकि 7 मार्च के लिए टिकट की कीमत 13,190 रुपये से स्टार्ट हो रही है। जब वहीं मुंबई से दरभंगा के लिए 16,690 रुपये में एक टिकट मिल रही है। हैदराबाद से दरभंगा के लिए आज का टिकट 17,000 रुपये में मिल रही है। जब दिल्ली से पटना के लिए 18,000 से अधिक की कीमत पर टिकट मिल रही है। वहीं ट्रेन में यात्रा के लिए यात्री को दिल्ली से पटना तक के लिए सेकेंड क्लास AC में 4600 तक की टिकट मिल रही है, जहाँ वह भी वेटिंग सीट है। जबकि फर्स्ट AC की टिकट की कीमत 4,200 रुपये है, लेकिन किसी भी ट्रेन में सीट उपलब्ध नहीं है। वहीं बिहार के दरभंगा तक जाने के लिए अभी सेकेंड AC में 5,000 तक की टिकट वेटिंग में यात्री ले सकते हैं। जहाँ वैसे तो टिकट की कीमत सिर्फ 3,400 रुपये है, लेकिन डायनामिक के फेयर के कारण इसकी कीमत 5,000 के आसपास पहुँच चुकी है। दोस्तों बात करेंगे कि 9 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लेकर के विरोधी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे पर बिहार की सत्ताधारी महागठबंधन में मतभेद फिर से सामने आए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू ने इस मुद्दे से दूरी बना ली है। कुछ दिन पहले तक विपक्षी एकजुटता की वकालत करते नजर आए नीतीश कुमार की पार्टी के इस स्टैंड को लेकर के तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। जब बिहार के सियासी गलियारों ने इस चर्चा में फिर जोर पकड़ लिया है कि क्या नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP को लेकर के नरम रुख इख्तियार कर लिया है। ये चर्चा इसीलिए भी हो रही है क्योंकि सत्ताधारी महागठबंधन के सबसे बड़े घटक राष्ट्रीय जनता दल RJD ने भी PM मोदी को लिखे इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही विपक्षी नेताओं ने विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के PM मोदी को पत्र लिखा था। PM को पत्र लिखने वालों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और अन्य क्षेत्रीय नेता शामिल थे। जी हाँ, दिलचस्प बात यह है कि जदयू के साथ ही DMK और फिर कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र से दूरी बना ली है। हालांकि बिहार के राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी है कि जब महागठबंधन सरकार की सहयोगी RJD विपक्षी गोलबंदी का हिस्सा थी तो फिर आखिर नीतीश कुमार ने इसे दूरी क्यों बना ली और क्यों उन्होंने RJD से अलग स्टैंड लिया। नीतीश कुमार के इस कदम से एक बार फिर से कयासों का दौर शुरू हो गया है कि कैसे उन्होंने पिछले कुछ सप्ताह में BJP के प्रति नरम रुख अपनाया है और कहीं ये उनकी NDA में फिर से वापसी का संकेत तो नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुए हमले की जांच मामले में वहां गई बिहार की 4 सदस्यीय टीम ने रविवार को संबंधित अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों से बात करके पूरी स्थिति का फीडबैक लिया है। 2-3 दिनों में टीम के वापस लौटने की संभावना है। लौटने के बाद टीम अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपेगी। जब बिहार से तमिलनाडु गई टीम की गतिविधियों के बारे में बताया गया है कि टीम ने सबसे पहले संबंधित जिले के आला अधिकारियों से पूरी स्थिति के बारे में बात की है। कोयम्बटूर और तिरुपुर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ बिहारी कामगारों पर हमला हुआ है। यह टीम ने वहां के स्थानीय लोगों के साथ पूरे प्रकरण में बात करके फीडबैक लिया है। बिहार की जांच टीम को इस बात की सहूलियत है कि टीम के 2 अधिकारी तमिलनाडु के ही है और वहां की स्थानीय भाषा की उनके लिए समस्या नहीं है।
जब बिहार से गई टीम ने बिहारी मूल के कामगारों से भी पूरी स्थिति पर काफ़ी विस्तार से बात की है। इस मसले पर भी बात किया गया है कि तमिलनाडु से बिहार जा रही ट्रेनों में भीड़ होली की वजह से है या फिर भयवश मजदूर लौट रहे हैं। टीम स्थानीय थानों से संपर्क करके ये देखेगी कि हमले के संबंध में पुलिस के पास कोई सूचना या फिर प्राथमिकी है या नहीं। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 2-3 दिनों तक बिहार से गई टीम तमिलनाडु में रह करके पूरी स्थिति को खंगालेगी। जब बिहार लौटने के बाद अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपेगी। यह टीम के लोग तमिलनाडु के आला अधिकारियों के संपर्क में हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप मछली पालन के लिए तालाब का निर्माण करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बांका, मुंगेर, जमुई, औरंगाबाद समेत 8 जिलों में तालाब निर्माण के लिए सरकार के द्वारा 80% सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। यह खबर के अनुसार बिहार के बांका, मुंगेर, औरंगाबाद, कैमूर, गया, रोहतास, नवादा और जमुई जिले के किसान इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 20 मार्च तक चलेगी। आपको बता दो कि खेती के अलावा मत्स्य पालन भी किसानों के लिए अतिरिक्त आय का मुख्य स्रोत है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार पशु और फिर मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा मत्स्य पालन के साथ तालाब निर्माण पर अनुदान दिया जा रहा है। यह सरकार इन 8 जिलों के किसानों को मत्स्य पालन करने के लिए तालाब निर्माण पर 16 लाख एकड़ का 80% अनुदान देगी। सरकार इन 8 जिलों के किसानों को मत्स्य पालन करने के लिए तालाब निर्माण पर 16 लाख रुपए प्रति एकड़ का 80% अनुदान देगी। तालाब निर्माण और संबंधित सहायक इकाइयों की स्थापना करने के लिए इन जिलों के किसान मछली पालन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया और भागलपुर में रहने वाले वैसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है वे लोग पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बुढ़ापे में बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा वृद्धजन पेंशन योजना चलाई जा रही है। जहां इसके तहत सरकार बुजुर्गों को हर महीने पेंशन का लाभ देती है। खबर के अनुसार बिहार में वृद्धजन पेंशन योजना को 2 भागों में बांटा है। जिस बुजुर्ग की उम्र 60 साल से 79 साल के बीच है जहाँ उन्हें 400 रुपये हर माह पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है, जबकि जिस बुजुर्ग की उम्र 80 साल से ज़्यादा है उसको 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है। हालांकि बिहार राज्य के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी या फिर केंद्र सरकार के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। जब वहीं पहले से किसी प्रकार की पेंशन सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं वैसे लोग भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर भारतीय लोगों के लिए सबसे बड़े पर्वों में शुमार होली आज से शुरू होने वाला है। इसके साथ ही साथ शब बारात भी इसी दौरान है। अब इसी को लेकर के बिहार पुलिस की तरफ से हुड़दंगी करने वाले लोगों को लेकर के प्लान तैयार कर लिया गया है। दरअसल पटना के नए एसएसपी राजीव मिश्रा ने अपनी पोस्टिंग के साथ ही सभी थानों की मीटिंग बुलाई और फिर इसी मीटिंग में आगामी दिनों के 2 बड़े पर्वों को लेकर के रणनीति तैयार कर दी गई है। इस दौरान न सिर्फ सड़कों पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसको लेकर के उनकी तरफ से एक स्पेशल टीम की भी बनाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक एसएसपी राजीव मिश्रा ने सभी थानेदारों के साथ त्यौहार को लेकर के बैठक की। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर पैनी नज़र रखने के लिए पुलिस की टीम बनाई गई है। ये टीम इन बातों पर विशेष ध्यान रखेगी कि होली या फिर शब बारात के दौरान किसी ने भी भड़काऊ मैसेज, पोस्ट या फिर वीडियो वायरल किया तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने सभी थानेदारों को 8 मार्च तक अपने अपने इलाके में गश्ती बढ़ाने को कहा है। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस की इस मीटिंग में होली के दौरान विशेष रूप से शराब तस्करों और फिर धंधेबाजों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। इसके साथ ही साथ बाइकरों पर भी शिकंजा कसने का आदेश दिया गया है। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की कड़ी चौकसी रहेगी। असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने को कहा गया है। सभी थानेदारों से कहा गया है कि किसी भी हाल में सामाजिक और फिर धार्मिक सौहार्द नहीं बिगड़े, अश्लील गाना बजाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के राज्य के विजेता खिलाड़ियों और फिर प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार देने के लिए बिहार राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना बनाई गई है। जब खिलाड़ियों के चयन के लिए राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय चयन समिति बनाई गई है। ये पुरस्कार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा चिन्हित खेलों के अंतर्गत भारत में संचालित राष्ट्रीय खेल महासंघों, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ
इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण और फिर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया आदि संगठनों द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं का चयन इसके तहत होगा। मेडल विजेता खिलाड़ियों को 29 अगस्त को हर साल होने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे कि नीतीश कुमार के 20 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे का असर दिख रहा है। हाल के दिनों में बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में बम्पर बहाली की घोषणा की गई है। अब राज्य सरकार के द्वारा ग्रुप डी के 1000 पदों पर बम्पर बहाली निकाली जाएगी। बताया जा रहा है कि इस साल करीब 1000 मालियों की नियुक्ति होगी। इनको करीब 25,720 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। इसे लेकर के नियमावली बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग भोजन भेजने की तैयारी की जा रही है। राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नियमावली के प्रारूप को विधि विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। बहुत जल्द राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। नियमावली को मंजूरी मिलने के तुरंत बाद मालियों की नियुक्ति शुरू हो जाएगी। इस नियमावली में मालियों के नियुक्ति की उम्र सीमा, शैक्षणिक योग्यता, वेतन भत्ते, मेडिकल प्रमोशन, कार्य प्रणाली के संबंध में नियम आदि शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार मालियों की नियुक्ति भवन निर्माण विभाग के उद्यान प्रमंडल पटना में होगी। साथ ही इनकी तैनाती पटना के सभी पार्कों और फिर सरकारी भवनों में की जाएगी। इस संबंध में 20 नवंबर 2019 को राज्य मंत्रिमंडल ने 1000 मालियों का अस्थायी पद सृजित करने की अनुमति दे दी थी। कोरोना संकट के कारण इसका काम धीमा रहा। अब इसकी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। साथ ही नियमावली के प्रारूप को विधि विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग भेजने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने सोमवार को बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले की पूरी जांच कराने और फिर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने तमिलनाडु में काम करने के लिए आने वाले प्रवासियों के लिए अच्छा माहौल बनाए रखने की मांग की है। जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार ने बिहार की बेहतरी और विकास के लिए काम किया होता तो वर्तमान संकट नहीं होता। उन्होंने दावा किया है कि लोग रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर नहीं गए होंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं यहाँ इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने या फिर किसी को दोष देने के लिए नहीं हूँ। अगर बिहार के श्रमिकों पर हमले के वीडियो झूठे हैं तो फिर अफवाहें किसने फैलाई है? कौन भाषा के आधार पर लोगों और फिर देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमले अगर हुए हैं तो फिर दोषियों को सज़ा होनी चाहिए, और अगर ये सिर्फ अफवाह है तो फिर इसे फैलाने वालों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। दोस्तों, बात करेंगे कि भारत का बिहार राज्य अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। जब बिहार में ही सम्राट अशोक की धरती है। यही वह राज्य है जहां अजातशत्रु बिंबिसार समेत अन्य राज्यों का जन्म हुआ। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी अपना बिहार में ही हुआ था। इसके अलावा बिहार की पावन धरती पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया था। जी हाँ, बिहार में ही विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, जो कि वर्तमान में एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। आपको बता दूं कि इन सब के अलावा बिहार की मिठाइयाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश में बहुत मशहूर है। अभी हम आपको बिहार की इन फेमस मिठाइयों के बारे में बताएंगे। खाजा बिहार की सबसे फेमस मिठाइयों में से एक है। खाजा के बारे में कहा जाता है कि अगर आप बिहार आइए और खाजा नहीं खाया तो फिर क्या बिहार आए। ये चीनी और फिर आटे से बनने वाली मिठाई है। शादी ब्याह में ये जरूर बनाई जाती है। बिहार में अनरसा खाने और फिर बनाने का अलग ही शौक लोगों में देखा जाता है। इस मिठाई को चावल के आटे और चीनी और मेवे से बनाया जाता है। जब बनने के बाद इसे पूरी तरीके से तिल से ढक दिया जाता है। ये भी बिहार में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मिठाइयों में से एक है। इसकी खास बात यह है कि ये मिठाई जल्द ख़राब नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं खुरमा के बारे में। तो खुरमा भी लोगों को खाना अच्छा लगता है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। ये यूपी में भी बहुत खाई जाती है। जी हाँ, ये छठ पूजा के दौरान बनाई जाती है। इस खीर को चावल, दूध, चीनी, मेवे से बनाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि सालों बाद लालू परिवार में सब कुछ सही होता दिख रहा था। 2005 के बाद सत्ता का वनवास
काट रहा लालू परिवार एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ सत्ता पर काबिज हुआ। इन दिनों बिहार में तेजस्वी के सीएम बनने की भी चर्चा है। लालू यादव का भी सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। इसके बाद कहा जा रहा था कि राबड़ी आवास पर इस बार शानदार होली का आयोजन किया जाएगा। तेजस्वी यादव की शादी के बाद लालू यादव ने सार्वजनिक रूप से किसी बड़े उत्सव का आयोजन नहीं किया है। यह होली में स्वास्थ्य कारणों से लालू यादव के पटना आने की संभावना भले ही कम हो, लेकिन उनके सफल ऑपरेशन के बाद लालू परिवार आरजेडी नेता कार्यकर्ता इस बार धमाकेदार होली मनाने की तैयारी कर रहे थे। लालू यादव कभी अपना कुर्ता फाड़ होली के लिए प्रसिद्ध थे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि होली को लेकर के लालू आवास पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बीच होली के रंग को सीबीआई की रेड ने बेरंग कर दिया है, फीका कर दिया है। सोमवार को जहां राबड़ी देवी ने 4 घंटे तक सीबीआई के सवालों का सामना किया, वहीं अब कहा जा रहा है कि मंगलवार को लालू प्रसाद यादव भी सीबीआई के सवालों का सामना करेंगे। इसके साथ ही लालू यादव की बड़ी बेटी से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सीबीआई की कार्रवाई ने लालू परिवार को किस तरीके से प्रभावित किया है, ये इससे समझा जा सकता है कि सोमवार को राबड़ी देवी जब 4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद विधान परिषद पहुंची तो फिर मीडिया ने इस बाबत उनसे सवाल किया तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थोड़ी नाराज हो गई। उन्होंने मीडिया के सवालों पर उखड़ते हुए कहा, तो क्या करें, हमारे यहाँ हमेशा सीबीआई आती रहती है। इसके बाद उन्होंने लहजे में थोड़ा नरम किया और कहा कि ये सब चलते रहता है। 8 मार्च को होली के पहले 7 तारीख को दिल्ली में लालू यादव से जब पूछताछ होगी तो फिर जाहिर है कि पटना में राबड़ी आवास पर होली की तैयारियों को लेकर के वे उमंग नहीं रहेगी जिसकी चर्चा थी। दोस्तों बात करते हैं कि रंगों के त्यौहार होली को लेकर के 7 से 9 मार्च तक विधानमंडल की कार्रवाई स्थगित रहेगी। यह दोनों ही सदनों में आज से होली की छुट्टी हो गई है। इससे पहले सदन के भीतर बीजेपी के सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगा करके होली की शुभकामनाएं दी है। हालांकि सदन के भीतर होली मनाने पर नीतीश कैबिनेट के मंत्री ने आपत्ति जताई है। आरजेडी कोटे से सरकार में मंत्री बने आलोक मेहता ने कहा कि बीजेपी के विधायक सदन की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। अगर उनका बस चले तो सदन का ही होली का दहन कर दें। भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि विधानसभा में बीजेपी के सदस्य मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। बिहार का सदन हुड़दंगियों के लिए नहीं है। बीजेपी के सदस्यों को जिस सीमा के भीतर रहना चाहिए वह उस सीमा को पार करते जा रहे हैं। जनता के हित की बात सदन के भीतर होती है और सदन की कार्रवाई बाधित नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी सभी सदस्यों की होती है। सदन के भीतर मजाक और होली मनाना कहीं से भी उचित नहीं है। अगर बीजेपी के लोगों को होली मनानी है तो फिर वे सदन के बाहर जाकर के होली मनाएं, कौन रोकता है, लेकिन सदन के भीतर नहीं। मंत्री ने कहा कि बीजेपी के विधायकों का अगर बस चले तो वे सदन के भीतर होली का दहन कर दे। बीजेपी विधायकों को यह पता होना चाहिए कि सदन में एक मर्यादा होती है और ये सदन किसी मंत्री और विधायक का नहीं बल्कि बिहार की 12 करोड़ जनता का है। उन्हें अगर होली खेलनी है तो सदन के बाहर जाकर के खेलें। सदन के अंदर बीजेपी विधायक अमर्यादित होकर के सवाल उठाते हैं, इसलिए उन्हें परेशानी होती है। दोस्तों बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ एंड वेलनेस रिसर्च पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का जिक्र करते हुए कहा कि हम दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र रखा है। जब कोरोना पीक पर था तब टीके, दवाई, इंजेक्शन जैसी चीज़ें भी हथियार बन गई थी। उन्होंने कहा है कि कोरोना ने हमें ये सिखाया है कि सप्लाई चेन बनी रहनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य को लेकर के लॉन्ग टर्म विजन की कमी रही है, जहां हमने स्वास्थ्य को स्वास्थ्य मंत्रालय तक ही सीमित नहीं रखा है। उन्होंने कहा है कि हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पर बल दिया है। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की चर्चा की है और कहा कि करोड़ों मरीजों के लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो बीमारी के उपचार में खर्च होने थे वे खर्च होने से बचे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा जोर आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने पर है। पीएम मोदी ने 7 मार्च को जन औषधि दिवस का भी जिक्र किया और कहा कि जन औषधि केंद्र से देश की आम जनता का करीब 20,000 करोड़ रुपए बचा है। सरकार का फोकस इस बात पर भी है कि लोगों को घर के पास ही टेस्टिंग की सुविधा मिले या घर के पास ही प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधा हो। पीएम मोदी ने कहा है कि इसके लिए सरकार का जोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। उन्होंने कहा है कि छोटे शहरों और कस्बों तक हेल्थ सेक्टर से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। नए अस्पताल खुल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। देश में 200 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि सोमवार को जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सवाल करने राबड़ी के आवास पर सीबीआई की टीम ने दस्तक दी। इस कार्रवाई पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं सुबह निकल गया था, लेकिन सूचना मिली कि सीबीआई की टीम आई है तथा कथित नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर के कहा जा रहा है घोटाला, और इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं है तो फिर इसका कोई मायने नहीं है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर महीने यहां आने का तकलीफ क्यों करते हैं, सरकार का पैसा भी खर्च होता है, एक दफ्तर हमारे घर में ही सीबीआई खोल ले, ये कहना तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर महीने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स हो या यहाँ आते रहते हैं, ये सिलसिला 2024 तक चलता रहेगा, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पूर्व में भी यानी कि पहले भी केस मुकदमा किया गया था, हम लोगों ने हर मामले में पूरा सहयोग किया है। जब सुप्रीम कोर्ट से डीए केस जीत चुके हैं, इसके बावजूद भी इन सब मामले का कोई फर्क नहीं है। सीबीआई इस मामले में कई बार केस जांच करके बंद भी कर चुका है। पूरा देश जानता है कि लालू जी रेल मंत्री के रूप में एक मैनेजमेंट गुरु के रूप में काम किया है और 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा रेल मंत्रालय को दिलाने का काम किया है। विभागीय प्रक्रिया है, कोई मंत्री किसी को नौकरी दे ही नहीं सकता, तो फिर घोटाला का मामला कहां से आएगा। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जमुई से में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर के बरसे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव माफी के काबिल नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु के डीजीपी को प्रोटेक्ट किया है। मैंने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है कि अगर घटना गलत होगी तो फिर मैं राजनीति आजीवन छोड़ दूंगा, लेकिन अगर ये घटना सही है तो फिर आप या तो माफी मांगे या फिर रिजाइन कीजिए। दरअसल कुछ दिन पहले तमिलनाडु में जमुई जिला के धदोर ग्राम निवासी पवन यादव की जान चली गई। पप्पू यादव उनके परिवार वालों से मिलने जमुई पहुंचे और फिर मृतक के शोकाकुल परिवार वालों से मुलाकात करके उन्हें 25,000 रुपए का आर्थिक मदद किया। इस मौके पर पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर जमकर के बरसे। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ये कैसी दोस्ती कर रहे हैं, इनकी दुर्योधन और फिर कर्ण वाली दोस्ती है। स्टालिन सरकार ने दुर्योधन की तरह काम किया है। तेजस्वी यादव आप बिहार के लिए पैदा हुए हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, ना कि तमिलनाडु के लिए। ना तो आप वहां गए और ना ही आपने अपने स्टेज से ये कहा कि बिहारियों की सुरक्षा को आप देखिए, उल्टे आप कल रात ट्वीट कर दिए। ये कहना है पप्पू यादव का, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।